जय हिंद। समझते हैं हम लोग कोरोना में जो म्यूटेशन के बाद ये डबल म्यूटेंट या फिर जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने सेकेंड वेव में इतनी भयानक तबाही मचाई, ये क्या चीज़ है और थर्ड वेव कब तक आ जाएगा, और एक जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिस पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, कोरोना जो है वो निकला था तो चीन के वुहान शहर से, लेकिन जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलता गया, इसमें कई सारे चेंजिंग आते गए। जैसे अगर आज से 200 साल पहले देखिएगा तो हम लोग के जो परदादा वगैरह थे उनका कई सारे ऐसे वंश बढ़ते गए, तो उसी में हम लोग के कई सारे पटीदार बन गए, जिसको हम लोग गोतिया बोलते हैं, लोग रिश्तेदार होते गए। तो सब एक दूसरे से हल्का हल्का मैच होते हैं, जैसे मतलब हल्का हल्का ही मैच करते हैं। उसी तरह वायरस में भी होता है, जितनी ज़्यादा इनकी संख्या करोड़ों में जाएगी, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते रहेगा। तो हम लोग के पास अभी कई टाइप के कोरोना आ गए हैं। तो इन कोरोना के चेंजिंग को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन या अलग अलग वेरिएंट कहते हैं। जब शुरुआत हुआ था तो उसे केवल सिंगल कोरोना कहा गया था, वुहान से जो आया था चाइना के, अभी तो पूरी दुनिया में पहुंच गया। अब कोई भी कोरोना जो है जब एक से दूसरा बनता है तो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो वहाँ पर उसमें कई सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं कोरोना के जो जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें जब एक से दूसरा बनता है तो जरूरी नहीं कि 100% सेम मॉडल का ही बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए, ये सारे के सारे कोरोना ही हैं सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। हम आपसे एक सिंपली जैसे बताते हैं कि हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ साइन ऐसा करते हैं तो एक हो गया ये, अगर हम दोबारा अगर करेंगे तो हल्का सा चेंजिंग आ जाएगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो हल्का हल्का चेंजिंग आते जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी जाएंगे तो हल्का सा चेंजिंग आते जाएगा। तो इसी को कहते हैं म्यूटेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंजिंग बिल्कुल अलग हो जाती है, तो उससे खतरा अलग हो जाता है। तो वैसे ही कोरोना करोड़ों की संख्या में, तो कुछ ऐसे चेंज है जो हमको खतरा नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेज आए हैं जो हमें खतरा पहुंचा देते हैं, तो जो कंसर्न का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही कोरोना में से लाखों वेरिएंट निकले, उसके कई वेरिएंट निकले हैं। तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B117, ये ब्रिटेन में पाया गया। एक था B1351, ये साउथ अफ्रीका में। P1 ब्राज़ील में। ऐसे इंडिया में B16172 ऐसे इंडिया में पाया गया। अब ये जो B1 P1 ये सब देख रहे हैं, ये जेनेटिक कोड होता है, इसकी एक अलग ब्रांच ही है। काफ़ी जटिल ये चीज़ होता है, जेनेटिक कोड को डिसाइड करना, उस हिसाब से ये नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गया, किसी को ये नाम बोलने में बड़ा दिक्कत होता था। अब B117 बोलने से अच्छा वो कहता था कि ब्रिटेन वाला कोरोना है ये। अब भारत वाला क्या B16172, अब ये बोलने से ज़्यादा था, वो कहता था इंडियन कोरोना है। भाई भारत वाला वेरिएंट है, ब्राज़ील वाला। अब इन देशों को हो गया ऐतराज। अब हम लोग सारे लोग, इसमें भारत भी था, चले गए WHO के पास। WHO के जो चीफ है टेड्रोस, इन्होंने पास शिकायत किया गया कि भैया जो चीन से कोरोना निकला था वो तो सिंगल एक था, स्टार्टिंग था, तो उसके वेरिएंट नहीं थे, इसलिए उसे सिंपल कोरोना कहा गया, बट उसका भी जेनेटिक नाम था G614। तो इसे लोगों ने कहा G614, या तो कह दिया कोरोना। लेकिन जब कोरोना के वेरिएंट आए तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया कहीं पे भी, उसे वुहान कोरोना या चाइना कोरोना नहीं कहा गया, लेकिन ये ब्रिटेन वाला कोरोना, ब्राज़ील वाला, ऐसा क्यों हो गया? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, कहा कि देखिए जो साइंटिफिक नेम है वो तो वही रहेगा B117, और एक्चुअली ये पाया गया था ब्रिटेन में, UK में। तो लोगों को ये साइंटिफिक नाम बोलने से सहूलियत लगती थी, वो UK बोल देते थे। वैसे ही भारत में पाया गया जो B16172, अब इसको कोई इतना बोलेगा भारत वाला कोरोना, वो सीधा बोल देता था इंडियन वेरिएंट। इसलिए WHO ने इसके लिए ग्रीक वर्ड कहा कि जो वैज्ञानिक हैं वो आज भी इसी को बोलेंगे, लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस देश को डिनोट ना करके ग्रीक नाम से, अब जो ब्रिटेन में पाया गया उसे अल्फा वेरिएंट कह दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे बीटा वेरिएंट, जो ब्राज़ील में पाया गया उसे गामा वेरिएंट कर दिया गया। उसी तरह इंडिया में दो वेरिएंट पाए गए थे, हल्का सा चेंजिंग था। एक था B16172, एक B16171। तो एक का नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, एक का नाम रखा गया कप्पा वेरिएंट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डेल्टा वेरिएंट है। इसी ने भारत में सेकेंड वेव में इतनी तबाही मचाई, लाखों लोगों का जान ले गया। ये इतना खतरनाक है कि ये युवाओं तक को नहीं छोड़ा। और एक्चुअली ये आया हम लोग के यहाँ अप्रैल मई में, और बूढ़े लोग इसमें उतना संक्रमित नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट एक डोज वैक्सीन की लग गई थी।
तो भारत पूरी दुनिया में अभी ये सबसे खतरनाक इशू बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट। अब अगर WHO ने ऐसा नाम नहीं जुगाड़ किया रहता तो आज पूरी दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है। ससुरा जहाँ से चाइना से शुरू हुआ, चाइना का नाम ही नहीं बदनाम होता और हम लोग खामखा में पीस जाते। इस वजह से इस तरह के नाम दिए गए, लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके जेनेटिक कोड के नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन जो परंपरा थी देश के ओरिजिन जहाँ से इसकी पहली शुरुआत हुई थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। भारत में 2 वेरिएंट थे, एक था आपका डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट, ये उतना तबाही नहीं मचाया। लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक तो डेल्टा खतरनाक है, उस पर से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती है। इसलिए लोगों को जरूरी है कि वो अभी से ज़्यादा वैक्सीन ले सके ताकि वो लोग कोरोना के अलग वेरिएंट से तो कम बच सके। अगर वैक्सीन नहीं लेगा कोई, और सपोज कीजिए कि उसे कोई नॉर्मल सा ही कोरोना हुआ जिसमें बीटा टाइप का ही हो गया, ये नॉर्मल ही, ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल अफ्रीका में ही पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, लेकिन ओरिजिन हुआ इसलिए कहते हैं। तो मान के चलिए कोई बीटा से संक्रमित हो गया, अब वो थोड़ा सा सीरियस है, हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा। और अगर उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में कोई डेल्टा प्लस वाला मिल गया, डेल्टा वाला भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा प्लस वाला मिल गया तो सोच रहा उसको ईओ दे देगा। अब वो सोच रहे ये इस सब से तो आदमी बचा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी वैक्सीन लेके रेडी रखिए लोग, ताकि बीमार उमार पड़े तो घरे ही ठीक हो सके। हॉस्पिटल में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ अपने ही लोड ज़्यादा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति भारत के सामने आती दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी संख्या बहुत कम देखी गई है, लेकिन देखिए कोरोना शुरुआत में भी तो कम ही देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट को भी नवंबर दिसंबर में ही गवर्नमेंट को बोल दिए थे साइंटिस्ट सबकी एक ऐसा वेरिएंट है, लेकिन आके तबाही तो मचा ही दिया। थर्ड वेव में ऐसा हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुराना ग्राफ को देखेंगे तो जो पिछले साल यानी 2020 में जो कोरोना आया था उसका जो ग्राफ उठा था, फिर अचानक डाउन हुआ, फिर इस तरह से जो अभी का चल रहा है, तो पिछले साल 11 सितंबर 2020 को पीक आया था और उस समय 97,654 यानी लगभग 98,000 मरीज मिले थे। उसके बाद ये पीक डाउन हो गया दिसंबर के महीने में। उसके बाद हमें 3 महीने की टाइम मिली, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने के बाद अगले चौथे महीने से सेकेंड वेव चालू हो गया, यानी अप्रैल से सेकेंड वेव ये चालू हो गया जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। सेकेंड वेव का जो पीक है वो 6 मई को देखा गया था। उस समय हमारे यहाँ 4,14,000 केस देखे गए थे। सेकेंड वेव जो अभी चल रहा है, ये सेकेंड वेव जो है वो जुलाई में डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से ही डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट वेव से अगर हम सीखेंगे तो फर्स्ट वेव भी हमें केवल 3 महीने का मोहलत दिया था, तो हो सके उसी पैटर्न के हिसाब से सेकेंड वेव भी हमें 3 महीने का मोहलत दे। यानी ये जुलाई में डाउन होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना डाउन होगा और अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से थर्ड वेव भी आना चालू हो जाएगा। और कई देशों में थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में थर्ड वेव नहीं आएगा, लेकिन समझते हैं कि थर्ड वेव का कितना ज़्यादा खतरा रहेगा। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव आएगा, बट उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तक हॉस्पिटल्स में काफ़ी बेड अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक सीखा है। सेकेंड वेव ने काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का चेन अभी से बना के सीख लिया है। दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर की ये जो ब्लैक मेल हुआ था, उसको ब्लैक में बेचा गया था रेमडेसिविर को, ये सब चीज़ें थोड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम लोग नवंबर के महीने तक लगभग 70 करोड़ लोग तक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और वो हो भी जाएगा नवंबर के महीने तक में वैक्सीनेशन। दूसरा, अगर और भी देखेंगे, अगर 100 साल पहले जाइएगा तो जो स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू में भी 3 वेव आए थे, और हम अप्रैल में भी बताए थे आपको एक वीडियो में कि किसी भी पेंडेमिक या महामारी का जो सेकेंड वेव होता है वही खतरनाक होता है। तो फर्स्ट वेव हम लोग झेल ले गए, मैक्सिमम 97,000 केस गया। सेकेंड वेव से भी हम लोग बहुत जल्दी उबर चुके हैं, और बहुत थोड़ा 1 महीने में ये पूरी तरह डाउन हो जाएगा। और थर्ड वेव, तो स्पेनिश फ्लू का भी सेकेंड वेव सबसे खतरनाक था। फर्स्ट वेव से खतरनाक था सेकेंड वेव, सबसे कमजोर होता है थर्ड वेव। अब तक के जो इतिहास से हमें जानकारी है, जो सीखे हैं, तो उस हिसाब से भारत में भी थर्ड वेव से काफ़ी हद तक हम लोग को सुरक्षित रह सकते हैं। अब वैक्सीन का कहना है कि भाई बहुत कम वैक्सीन की शॉर्टेज वगैरह भी है, तो देखिए ये बात हकीकत है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए 6 कंपनियों ने करार कर लिया था मई के महीने में ही, तो उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यहाँ जुलाई से। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने भी अपनी अलग से
सप्लाई लाइन, कुछ अलग से फैक्ट्रीज भी डाली थी, कई सारे कंपनीज ने फैक्ट्री डाली थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज जुलाई तक चालू हो जाएंगी। और जुलाई में अमूमन हम लोग वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा डोजेज, हमको हर तरह की अगर वैक्सीन मिला देंगे, स्पुतनिक हो गया भारत में और कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा। तो अभी 2 हफ्ते तक वैक्सीन की किल्लत देखी जा सकती है। हालांकि कई जगह वैक्सीन की किल्लत है तो कई जगह वैक्सीन अवेलेबल है तो कोई लगा नहीं रहे, लेकिन वैक्सीन की किल्लत जुलाई से दूर हो जाएगी और एक अच्छे खासे अमाउंट को हम लोग थर्ड वेव से पहले ही वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। और अगर हम देखेंगे तो भारत में अभी 3 ही वैक्सीन लग रही है और स्पुतनिक तो रसिया की है, इसमें दोनों डोज अलग अलग दवाइयों का है, एक ही का नहीं है। बाकी सब में एक ही है, गैप करके दूसरा लगा देना होता है। अभी काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन है लोगों को कि कितने दिन पर दूसरा डोज लगाया जाए। तो कोवैक्सीन है, ये तो बहुत कम लोगों को लगा और ये 28 दिन के गैप पे लगा है। स्पुतनिक है, 21 दिन के गैप पे लगेगी। लेकिन कोविशील्ड को लेके अभी भी विवाद है, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने कहा था 28 दिन, फिर कहा 42 दिन, फिर कहा 56 दिन। लेकिन देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया। देखिए, ये पूरी तरह से मतलब निराधार बातें हैं। कई देशों में, यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि 12 सप्ताह का, जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि 8 सप्ताह का, WHO कह रहा है कि 12 से 16 सप्ताह का गैप कीजिए। तो एक एवरेज निकाल के हम आपको बता रहे हैं, सप्ताह में लोगों का दिमाग ये काम नहीं करता है कि कितना दिन बोलना चाह रहा है। तो अगर आपने कोविशील्ड लगा रखी है, अमूमन आपको कोविशील्ड ही लगा होगा, हम भी कोविशील्ड ही लगाए हैं, हमको भी अब लगभग 35 दिन के आसपास हो गया लगाए हुए। तो कोविशील्ड का अभी के समय में आप 80 दिन के आसपास में लगवा दीजिए। 80 दिन के 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, मतलब चलिए 80 से 90 दिन के बीच में आप लगा लीजिए। अब बाकी दिमाग मत लगाइए कितना सप्ताह कितना नहीं, जोड़ के 80 से 90 दिन। अगर आप इतना दिन पे लगवाते हैं तो आप लगभग आपका 90% आपको मतलब सिक्योरिटी मिल जाती है, अप्रॉक्स 90%। और अगर आप 56 या 42 दिन पे लगवा लेते हैं तो वही आपका 65 से 70% आपकी इम्यूनिटी बनती है वहाँ पे। तो यही सही है 80 से 90 दिन। मिक्स डोज पर भी अभी रिसर्च चल रहा है कि मतलब पहला डोज कोई और, दूसरा डोज कोई और, जैसे पहला फाइजर लग जाए, दूसरा मॉडर्ना लग जाए। अगर आप भारत में देखेंगे तो इसी तरह कि पहला मान के चलिए भारत बायोटेक का लग जाए कोवैक्सीन, दूसरा लग जाए कोविशील्ड। अब इसमें भी कई तरह के ट्रायल किए जाएंगे। पहले कोवैक्सीन लगा के देखा जाएगा, बाद में कोविशील्ड। अब कुछ मरीज को क्या किया जाएगा, पहले कोविशील्ड लगाया जाएगा, बाद में कोवैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कितनी इम्यूनिटी आ रही है, कितना नहीं हो रहा। एक लंबा प्रोसेस चलेगा यहाँ पर। कुछ लोगों को गलती से लगा भी दिया गया तो ऐसे घबरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि अभी ये चीज़ें अंडर ट्रायल है, उसका डाटा नहीं है, इसलिए लोगों को ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। जब इस पर डाटा आएगा तो ये भी आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगी मिक्स डोज लगाने के लिए। कुछ गलतफहमियां जो है वो थर्ड वेव को बुलावा दे देगी। अब जैसे अभी एक चीज़ देखे होंगे कि किस वैक्सीन के डबल डोज लेने के बाद इनका शरीर मैग्नेटिक हो गया। एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, इनका जितना मैग्नेटिक हुआ है वहीं हुआ है जहाँ कपड़ा नहीं है। एक चुंबक अगर बना रहता है तो चुंबक को कपड़ा से क्या मतलब, वो तो अंदर से भी चिपक जाता है। तो देखिए, जहाँ जहाँ ये गंजी पहने हैं वहाँ इनका थरिया लोटा नहीं चिपका है और वहीं पर चिपक गया। देखिए, ऐसी घटना जो होती है ये बहुत ज़्यादा उस नहीं है। हमारा शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होने लगता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक रहेगा वहाँ मैग्नेट भी रहेगा। हमारी खुद की बॉडी लगभग 2 वोल्ट का करंट खुद दे देती है। 12 वोल्ट देती तो झटका मारते, और वो गाना है ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो 440 वोल्ट नहीं देता है, 2 वोल्ट तो दे ही देता है। जो बैटरी भुकभुकवा होती है ना घड़ी वाली, आप अगर दोनों नसों पे रखेंगे ना तो उसको वो सप्लाई देता है। हमारी खुद की बॉडी उतना दे देती है। तो ये वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन 2 साल लगाने के 2 साल बाद लोग मर जाएंगे, और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता की कुछ लोग कह दिए कि उन्होंने ये कहा है। ऐसा नहीं है, किसी के भी आधे बयान को दिखा के लोग फेमस हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोला तो शुरुआत का कुछ काट दो, लास्ट का कुछ काट दो, अब बस वही दिखाओ जिससे फायदा हो जाएगा। उस बेचारा वैज्ञानिक बदनाम हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या है कि जितना वीडियो बनेगा उतना लोग कमा लेते हैं। तो इस वजह से आप बताइए, वैक्सीन लगे अभी 2 साल हुआ नहीं, किस बकलोल ने अभी रिसर्च कर लिया कि 2 साल आगे क्या होने वाला है। यानी करोड़ों लोगों की जो वैक्सीन लगी है वो बैल हैं लोग यहाँ पर। कुछ लोग का कहना है कि वैक्सीन अगर इतना ही असरदार है तो डॉक्टर्स क्यों मारे गए, जिसमें हमारे सबसे मतलब के अग्रवाल जी, ये तो बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे। तो देखिए, डॉक्टर्स के साथ 2 गड़बड़ी हो गई। पहला कि इन्हें जो वैक्सीन दिया गया वो 28 दिन के गैप पर दे दिया गया। बाद में पता चला कि 28 दिन पर देने पर महज 56% हमको इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन अगर वही गैप को बढ़ा दिया जाता तो 90% सिक्योर हो जाते। तो पहले तो रिसर्च में ही डॉक्टर्स को हम लोगों ने जल्दबाजी में लगा दिया, पहला। दूसरा कि एक डॉक्टर के पास जाइएगा, कोरोना जहां वो बेचारा डॉक्टर रहता है
पीपीई किट में बेचारा पूरा पसीना से भीगा रहता है, दाहिने बाएं ऊपर चारों ओर कोरोना के मरीज रहते हैं। तो एक डॉक्टर की तुलना आप अपने से मत कीजिए, आप में और डॉक्टर में बहुत का अंतर हो जाता है। आपको अगर पता चल जाएगा ना इस गली में कोरोना का मरीज है तो आप वो गली छोड़ देते हैं, और डॉक्टर बेचारा इधर हाथ रखेगा तो मरीज इधर। तो डॉक्टर से प्लीज अपनी तुलना मत कीजिए, ये उनका एक तरह का अपमान होगा। वो इस दौर में भी बेचारे कितने डॉक्टरों ने जान गंवा दिया, उस पर कुछ लोग मजाक बना रहे हैं उनका, ये गलत बात है। एक और अफवाह फैला है कि नपुंसक हो जाते हैं, एकदम ये मिथ है, एकदम गलत बात है। ऐसा कोई नपुंसकता नहीं हो जाती है भैया, ये नपुंसकता से इसको कोई लेना देना नहीं है। बहुत से जगहों पे अफवाह फैला रहता है, ऐसा अफवाह पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा पोलियो के ड्रॉप पर। वहाँ पोलियो जो पिलाने जाता है ना, बताइए कितना तकलीफ भरी जिंदगी हो जाती है। भारत ने तो 2014 से ही पोलियो को मुक्त कर दिया गया भारत से, पोलियो ड्रॉप्स के माध्यम से। अब बताइए पाकिस्तान में आज भी पोलियो है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब पाकिस्तान में कोई पोलियो ड्रॉप पिलाने जाता है ना, तो उसके साथ कमांडो जाते हैं AK-47 लेके, कि कोई बेचारे डॉक्टर नर्स को मार मत दे वहाँ पर, इतनी खतरनाक होता। अभी कुछ 10-15 दिन पहले कि जो सेफ्टी गार्ड थे, जो कोरोना मतलब जो पोलियो ड्रॉप पिलाने वालों की सुरक्षा दे रहे थे, वो लोग घर जा रहे थे, उन लोग को मार दिया वहाँ के लोगों ने। तो बताइए ये सब अफवाह हैं। ऐसे अनपढ़ों के चक्कर में रहेंगे ना तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ये सालों का कहना है कि अगर 2 बूंद पिलाइएगा तो 2 गो बच्चा होगा। तो भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम 2 हमारे 2 यहाँ पर। अब भारत में न जाने कितने लोगों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया। हम लोग भी बचपन में पिए हैं, हम लोग को तो बड़े भी हो जाते ना, 7-8 साल के हो जाते तो घर वाले भेजते थे, जा पी लो पी लो पी लो, खट्टा खट्टा लगता था, पियो पियो, आदमी मुंह बनाता था। तो हमारे कुछ दोस्तों में जिनकी शादी होगी उनके अमूमन 2-3 बच्चे हैं। अब भाई वो 2-3 पे ही स्टॉप किए, उन लोग पढ़े लिखे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि उनका आगे नहीं हो सकता है। तो ये अफवाहें, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान की एक महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो अपने बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए लगातार मना कर रही है। मेरी औलाद है, मैं पिलाऊं नहीं पिलाऊं, मेरी औलाद कैंसर से मरे, पोलियो से मरे, टीबी से मरे, मैं जिम्मेदार हूँ, हुकूमत नहीं है। पोलियो के कतरे नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। गली पूरा पाकिस्तान पिलवाए, जरदारी पिए, नवाज शरीफ पिए, अल्ताफ हुसैन पिए, बेनजीर को जिंदा करके पिलवा दो। मैं नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने एक चाल चला था कि ओसामा का कैसे भी DNA पता चल जाए कि ये एबटाबाद में छुपा है। इसलिए वो हेपेटाइटिस के जांच के बहाने वो वहाँ का DNA चेक करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया। तो पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि अगर आप कोरोना की वैक्सीन लेंगे तो अमेरिका आपके दिमाग को हैक कर लेगा। मतलब अमेरिका को दिमाग की कमी है, जो इन पाकिस्तानियों की दिमाग को हैक करेगा। उनको बम बनाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है, उनको कौन हैक करने वाला है। और कंसर्न ये है कि अगर पाकिस्तान से कोरोना खत्म नहीं हुआ तो इजीली भारत में आ जाएगा, और भारत की जनसंख्या और घनत्व इतना ज़्यादा है और क्राउड इतना ज़्यादा है जिसका कोई हद नहीं, बहुत इजीली फैल जाएगा। तो हमको कोई मतलब नहीं है ससुरे तुम मर जाओ, तुम लोग के यहाँ कुछ भी हो जाए, बट ये मतलब बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो जाता है इधर उधर। तो ऐसे अनपढ़ के चक्कर में नहीं रहना है। उस ससुरे अपनों डूबेंगे, आपको भी डुबा देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3rd वेव में केवल बच्चों को ही असर होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को कोरोना होता भी है तो वो नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। बच्चों के लिए भी वैक्सीन ट्रायल की जा रही है। फाइजर ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका में इसका ट्रायल चालू कर दिया है। भारत बायोटेक ने भी बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल चालू कर दिया है। और अगर बच्चों को कोरोना होता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कोरोना नॉर्मल सिम्टम्स दिखते हैं, खांसी बुखार सर्दी होता है, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाते हैं। इनमें कोई ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। सरकार भी कुछ गलती करती है। गवर्नमेंट जब लॉकडाउन खोलती है ना तो उसको समाज का ज़्यादा आइडिया रख के नहीं करती, इस तरह से लोग भीड़ लगा देते हैं। गवर्नमेंट को भी लॉकडाउन में जो ढील देनी चाहिए वो दोपहर के कड़ाके की धूप में देनी चाहिए। एकदम कड़कड़ा के धूप हो, 12 से 3 के बीच में दे दीजिए। अच्छा 12 से 3 बजे दोपहर में इतना गर्मी रहता है कि मजबूरी में वही लोग निकलेंगे बाहर जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब लड़की सब तो निकल पे नहीं करेगी, ओ माय गॉड हम काले हो जाएंगे, मत जाओ। तो गवर्नमेंट कहती है सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे, तो सोच रहा 7 बजे इतना भयानक भीड़ लगा देते हैं, क्या जरूरत है। और कहती है बहुत जरूरी हो तभी निकलिए। अरे हिंदुस्तान है यहाँ लोगों को घर में मन नहीं लगता है। 12 से 3 खोलिए और मत कहिए जिसको निकलना निकलो, कोनो धूप में ना निकलने वाला है वहाँ। हम तो कहते हैं कि सोचो जिस गांव में वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो, या जिस गांव के लोग मना कर रहे हैं ना कि इस गांव में वैक्सीन नहीं लगेगा या वहाँ पर वैक्सीन कम लगा हुआ है, वहाँ का बिजली काट दो। सोचो जब गर्मी में सुतो वहाँ पर, तब समझ में। एक आदमी हमसे कह रहे थे कि अगर कोई वैक्सीन नहीं लगाए तो उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए भैया, तू वैक्सीन नहीं लगाएगा तो तेरा कोरोना हो जाएगा, तू 10 आदमी को फैला देगा वहाँ पर। तो भाई ये
कुतर्क है, ये तर्क नहीं, ये कुतर्क, मतलब अपने वाले करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो केवल पैदा हुए हैं किसी भी चीज़ में कमी निकालने के लिए। इस ससुरों के चक्कर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम धीमा चल रहा है। और रही बात इसमें वैक्सीन की, तो जुलाई से इसका भी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा और हम लोग थर्ड वेव से ईजिली निकल जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हाँ ये कंसर्न है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बाकियों के प्रति अगर हम लोग अपनी इम्यूनिटी बना लेते हैं वैक्सीनेशन से तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। और वीडियोज़ में भी काफ़ी लंबा गैप हो गया। एक्चुअली मेरे दोस्त को कोरोना हो गया था और ये डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है आप सबको पता है, लेकिन आप सबकी दुआएं काम आई। मेरा दोस्त बिल्कुल अच्छा होके वेंटिलेटर पे चला गया था बेचारा, उसका ऑक्सीजन लेवल 55 हो गया था, लेकिन आप सबकी दुआओं से अब वो पूरी तरह से ठीक होके घर पे आ गया। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो कुछ काम तो वहाँ बेचारे मरीज बोर होते रहते, तो आप लोग के कमेंट्स पढ़ते रहता था, तो हमसे बोलता था भाई जाओ ना एप्लीकेशन पे क्लास लो, यूट्यूब पे लो, सब परेशान है क्यों नहीं ले रहे हो। हम कहे यार तुम खुद सोचना कैसा लगेगा, तुमको ऑक्सीजन लगा हुआ है, हम वहाँ जाके क्लास लेंगे, कैसा, कभी कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा मन से वहाँ पर। तो अभी बिल्कुल अच्छा हो गया। वो कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत से लोग कह रहे थे कमेंट में सर आपके दोस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तो इतना पढ़ के खुश हो रहा था, हमको दिखाता था, कभी बीच में जाते थे तो देखिए यार हमारे लिए भी लोग दुआएं मांग रहे हैं। हम कहिए यार यही तो इस देश की खूबसूरती है। लेकिन इस कोरोना ने बहुतों का घर उजाड़ दिया, लेकिन जो भी है जहाँ अब जितने लोग हैं वो सुरक्षित रहें। बहुत खतरनाक है। देखिए ये कोरोना कितना खतरनाक है ये उसी से समझ सकते हैं जिन्होंने इसको झेला है, जो इसे करीब से देखा है, वो कभी इसको मजाक में नहीं ले सकते। अगर आप तीसरे चरण से बचना चाहते हैं तो अपने दोनों चरणों को प्लीज़ घर के अंदर रखिए। आई होप आप इस सब वेरिएंट्स वगैरह को समझे होंगे। अब वीडियोस भी अब कंटिन्यू रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।